हेलो माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एलपीटी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्टोरल रोल्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है बिहार के इलेक्टोरल रोल्स को। इस इशू को हम डिटेल में समझने वाले हैं। क्या ये प्रोसेस होती है, इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं और ये क्यों कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्टली हम बैकग्राउंड समझते हैं कि अभी क्यों किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 जून को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे इलेक्टोरल रोल्स का एंड फर्स्टली बिहार का किया जाएगा। तो अब ये क्यों किया जा रहा है? इलेक्टोरल रोल्स सबसे पहले होते क्या हैं? इलेक्टोरल रोल्स इज द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी कि जो लोग वहां पे वोट कर सकते हैं उन लोगों का नाम मेंशन्ड होता है इलेक्टोरल रोल्स में। तो बिहार में लास्ट जो इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन हुआ था वो हुआ था 2003 में, आज से ऑलमोस्ट 22 साल पहले। तो फिर इस 22 साल के पीरियड में काफ़ी नए एडिशंस हुए हैं इलेक्टोरल रूल्स में कि नए एलिजिबल वोटर्स हुए होंगे जो 18 प्लस हो चुके हैं एंड काफ़ी नाम डिलीट भी हो चुके हैं कि काफ़ी लोग डेड हो गए होंगे, मर गए होंगे या फिर वो माइग्रेट करके दूसरे सिटी या दूसरे शहरों में जा चुके होंगे। इसीलिए इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज किया जा रहा है एंड इसी रिवीजन की प्रोसेस को कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, अब की ड्राइवर्स क्या हैं इस इशू के? मास अर्बनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंट इंटरनल माइग्रेशन। तो ये दो एक रीजन है। और फर्स्टली लास्ट हुआ था एसआईआर 2003 के बाद अब ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इलेक्टोरल रोल्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनका नाम मेंशन रहता है इलेक्टोरल रोल्स लिस्ट में कि कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं। इससे इंश्योर होता है कि जो सिर्फ एलिजिबल वोटर्स हैं वही उस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करेंगे, कि उनके अलावा जो फेक वोट्स हैं, जो वोटर्स दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर करा चुके हैं, उनका नाम उससे रिमूव कर दिया जाए। अब इसके लिए आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो रेगुलरली इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करते रहें। अब आर्टिकल से पावर तो मिल गई है इलेक्शन कमीशन को, बट जो प्रोसेस होगा, जो प्रोसीजर होगा, वो कहाँ मेंशन्ड है? वो चीज मेंशन्ड है हमारे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 के सेक्शन 21 के अंडर क्या प्रोसीजर रहेगा। हम जान लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सेक्शन 16 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वो इंश्योर करता है कि जो भी डिस्क्वालिफाइड नॉन सिटीजन्स हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाए इलेक्टोरल रोल की लिस्ट से। सेकेंडली सेक्शन 19 इंश्योर करता है कि जो भी 18 प्लस सिटीजन्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो लोग वोट कर सकते हैं और उन लोग का नाम मेंशन्ड होना चाहिए इलेक्टोरल रोल्स में। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे कौन और कौन लोग होंगे, तो उसी को मेंशन किया गया है सेक्शन 20 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। उसमें क्लियरिफाई किया गया है टोटल 8 सब सेक्शंस हैं सेक्शन 20 के अंडर, जिसमें बताया गया है ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट जस्ट डज नॉट मीन कि जिसकी प्रॉपर्टी है उस लोकेशन पे वो उस लोकेशन के या उस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएंगे। बिकॉज कि जो अमीर लोग हैं वो तो बहुत सारे स्टेट या डिफरेंट प्लेसेस पे अपने घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। तो उस रीजन से उनके तो वोटर्स बहुत सारी जगह पे हो जाएंगे, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो उस लोकेशन का ऑर्डिनरली वहां पे रहते हैं। अब इसी चीज को क्लैरिफाई डिटेल में किया गया है सब सेक्शन 6, 7, 8 के अंडर। अब एक और क्वेश्चन अराइज होगा आपके मन में, कोई पर्सन एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से अपनी लोकेशन को छोड़ के दूसरी सिटी में या फिर दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर चुके हैं तो उन्हें भी माना जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस, क्योंकि वो लोग रेगुलर इंटरवल पे अपने घर पे वापस आते रहते हैं, होम टाउन पे जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। इसके अलावा जैसे कोई सिटीजन अगर स्टेट पुलिस में, स्टेट गवर्नमेंट की किसी जॉब में काम कर रहा है तो वो लोकेशन उसकी ट्रांसफर होता रहेगा, तो उस पर्सन का भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, जहाँ पे उनका होम टाउन है, जहाँ वो रहते हैं। सेकेंडली, जो भी पर्सनल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में भी काम कर रहे हैं कि उनका भी ट्रांसफर होता रहता है रेगुलर इंटरवल्स पे, तो उन लोगों को भी कंसिडर किया जाएगा पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आपको डिटेल में समझना है ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 20 के अंडर के सब सेक्शन 8 जो हैं आप उन्हें रीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अब हम जानेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है और जो इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंस किया है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज अ प्रोसेस to regularly update and prepare a new fresh list of electoral rolls for that constituency। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी है इलेक्शन कमीशन ने एंड फर्स्टली स्टार्ट करी है बिहार से। अब बिहार से ही क्योंकि सबसे पहले क्योंकि बिहार में जनरल असेंबली इलेक्शन है फॉर देयर लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिस ईयर नवंबर 2025, इसलिए सबसे पहले बिहार के लिए ही किया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके लिए टोटल टाइम पीरियड दिया गया है 31 डेज का कि 31 डेज में इलेक्शन कमीशन इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगी। अब काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं फेवर में भी अगेंस्ट में। तो अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा कि रजिस्ट्रेशन में जो भी पर्सन 2003 तक उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर्ड वोटर्स थे इलेक्टोरल लिस्ट में, तो उन पर्सन्स को सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्टोरल रोल्स का प्रूफ दिखाना है, एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। बट जो भी एडिशंस हुए हैं 2003 के बाद में, उन लोगों को दो एडिशनल प्रूफ देने पड़ेंगे। फर्स्टली देयर प्रूफ ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, सेकेंडली देयर डॉक्यूमेंट फॉर पेरेंटल, मतलब पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। एंड इसके लिए क्वालिफाइंग डेट रखी गई है सॉरी क्वालिफाइंग डेट रखी गई है जुलाई 1 2025 की। दैट मीन्स जुलाई 1 2025 से पहले जो भी लोग आए हैं वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे। और जुलाई 1 2025 के बाद में कोई पर्सन बिहार में रहने आया है तो फिर उसका नाम रजिस्टर नहीं किया जाएगा इलेक्टोरल रोल्स में, उन्हें अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट दिखाने रहेंगे 2003 से 2025 के बीच के। तो ये होती है हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लीगल एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस को समझते हैं। कोई भी पॉलिसी या कभी नया लॉ आता है तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फॉर और अगेंस्ट में दोनों में ही आर्ग्यूमेंट्स होंगे। कुछ लोग होंगे जो उसे सपोर्ट कर रहे होंगे एंड कुछ लोग होंगे उसके अगेंस्ट में होंगे। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि रेगुलरली अपडेट करते रहें इलेक्टोरल रोल्स को, कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं सिर्फ उन्हीं का नाम आना चाहिए, उसके अलावा कोई फेक या डुप्लीकेट वोट्स या वोटर नहीं होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के रजिस्टर इलेक्टोरल रोल्स में, जिससे हम इंश्योर कर सकें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकें। बिकॉज अगर डुप्लीकेट वोट्स आते हैं तो उससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैम्पर हो सकता है। अब जो प्रैक्टिकल चैलेंज है इस प्रोसेस से रिलेटेड वो है कि एक ह्यूमंगस टास्क है कि टोटल 8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स के एनुमरेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे एंड वो भी 1 महीने के अंदर, एंड जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ वोटर्स को अपने प्रूफ ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेकेंडली देयर डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेरेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर कराने के लिए। तो यही मेन अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं कि कैसे होगी ये प्रोसेस कंप्लीट। तो फर्स्टली टोटल अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ वोटर्स हैं जो वेरिफिकेशन होगा जिनका, उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ वोटर्स हैं जिनके नए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे इस प्रोसेस के लिए। बट ये प्रोसेस इजीली की जा सकती है इलेक्शन कमीशन ने बताया क्योंकि इस बार उनके पास 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, सेकेंडली 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स हैं ये प्रोसेस करने के लिए, एंड टोटल अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख वॉलंटियर्स हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए। एंड सपोर्ट में एक आर्ग्यूमेंट आता है कि 2003 में इलेक्शन कमीशन ने 31 डेज में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था बट विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। बट पिछले 22 साल में टेक्नोलॉजी काफ़ी ग्रो हुई है एंड इस बार काफ़ी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी रहेगा इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटीज़ के पास एंड जो भी ऑफिसर्स रहेंगे जो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में ही आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा एक आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है इसके रिगार्डिंग में, इसका क्रिटिक जो कि है कि काफ़ी माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फिर अंडर प्रिविलेज वर्कर्स हैं, वो लोग क्या एक्सेस नहीं रहेगी, तो हाउस टू हाउस भेज के वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड एन्यूमरेशन फॉर्म फिल कराए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी पर्सन का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो एक प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, आप वहाँ पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के आगे भी अपनी कंप्लेन रेज कर सकते हैं, या इन केस कोई एलिजिबल वोटर्स अगर छूट जाते हैं इलेक्टोरल रोल्स के रजिस्ट्रेशन में से। सो ये हैं प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो इस प्रोसेस में कुछ आने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं
आधार को लेके एक कंट्रोवर्सी अराइज हो रही है सिचुएशन में कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स इलेक्टोरल रूल्स ऑफ 1960 रूल्स के फॉर्म 6 में ये मेंशन्ड है कि आधार को एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ माना जाएगा। बट यहीं पे सेम इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि आधार को एक वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा एंड आधार का ही एक डिस्क्लेमर रहता है कि आधार इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और बर्थ। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आपको अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई किए हैं उनने अपने नोटिफिकेशन में, जो कि रहेंगे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बता सकते हैं, सेकेंडली फैमिली रजिस्टर्स के अंडर दिखा सकते हैं प्रूफ, थर्डली लैंड अलॉटमेंट पेपर्स बता सकते हैं, या फिर उसके अलावा अपने राशन कार्ड के थ्रू भी अपना प्रूफ शो कर सकते हैं। तो ये कुछ अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किए हैं। बट द क्वेश्चन इज कि अगर रूल्स में मेंशन्ड है फॉर्म 6 में कि आधार को एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे उसे वैलिड डॉक्यूमेंट कंसिडर करने से क्यों मना कर दिया है, इसके लिए भी अभी क्लैरिफिकेशंस आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स। तो एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि बहुत सारे लोग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के इशू की वजह से अपनी सिटी या अपने स्टेट को छोड़ के कहीं दूसरी सिटी या स्टेट में चले जाते हैं जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के पर्पस के लिए। तो फिर उन्हें ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली बोला है कि The EC maintains that a voter must be an ordinary resident in their current constituency to be eligible for registration there, कि जो भी ordinary residents हैं उन्हीं को registration के लिए हम मानेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। बट सेम टाइम जो अगर हम इंटरप्रिटेशन निकालें सेक्शन 20 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें क्लासिफाई किया गया है एंड क्लैरिफाई भी किया गया है डिटेल में टोटल 8 सबसेक्शंस के अंडर की ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर टेम्परेरी एब्सेंट हैं अपने होम टाउन से ऑर्डिनरी रेजिडेंट से, तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा एज अ रेगुलर वोटर इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। उसके अलावा कंसर्न ऑफ मास एक्सक्लूजन की क्रिटिक्स का मानना है कि काफ़ी सारे लोग माइग्रेंट जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो अपनी लोकेशन छोड़ के चले जाते हैं, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि उन लोगों का नाम मिस हो जाए इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो भी एनुमरेशन हो रहा है इसमें। चलिए, ये है माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स का इशू। अब हम आगे समझते हैं व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स रेज्ड इन दिस केस। तो एक कंसर्न, मेजर कंसर्न क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि एंटायर कंट्री की प्रोसेस कंप्लीट करनी है एंड स्पेसिफिकली अभी प्रेजेंट में इस 31 डेज़ का जो टाइम पीरियड दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें 31 डेज़ में बिहार का पूरा काम कंप्लीट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड का एक कंसर्न है। सेकेंडली डॉक्यूमेंटेशन का एक बर्डन आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब किया गया था 2003 में, उस टाइम पर डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं था। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हाउस टू हाउस जाके वेरिफिकेशन किया गया था। बट इस बार इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हम जो भी 8 लाख वोटर्स हैं, 8 करोड़ वोटर्स हैं टोटल, उन्हीं सभी को एनुमरेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड जो भी 2003 के बाद एडिशंस हुए हैं इलेक्टोरल रूल्स में, उन लोगों को एडिशनल प्रूफ्स भी देने पड़ेंगे। तो एक डॉक्यूमेंटेशन का बर्डन है। सेकंड कंसर्न ये है। थर्ड कंसर्न है हमारा रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन। जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या फिर इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, होमलेस, वो हाई रिस्क पे हैं कि उनका नाम मिस आउट हो सकता है इस इलेक्टोरल रोल में। उसके अलावा एक टाइम कंस्ट्रेंट का भी इशू है, कंसर्न है कि इस टाइम पीरियड में 31 डेज में ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बट इन केस 2003 में विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड लोअर मेंबर्स इन देयर इलेक्शन कमीशन, उनने कंप्लीट कर लिया था ये टास्क। तो अब तो मेंबर्स भी ज़्यादा हैं, अथॉरिटी एजेंट्स ज़्यादा हैं, वॉलंटियर्स भी हैं, तो ये प्रोसेस हो सकती है। ये कंसर्न है जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन कंप्लीट कर लेगा पॉजिटिवली। उसके अलावा पॉलिटिकल सेंसिटिवनेस, जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसको चैलेंज भी कर रही हैं, वो हम आगे समझेंगे। जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है उसे हम आगे देखते हैं। तो ये कुछ मेजर कंसर्न्स हैं इस इशू को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन एंड डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी, कि डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जो भी वैलिड वोटर्स हैं वो सभी वोट करें या
एंड सेकेंडली कोई भी इनवैलिड वोटर रजिस्टर नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि एक चैलेंज है हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेके। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है कि आर्टिकल 324 मेंशन करता है ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल्स को फॉर द रीजंस टू बी प्रोवाइडेड। एंड इस केस में रीजन दिया है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि पिछले 20 साल में काफ़ी एडिशन एंड डिलीशंस हुए हैं, इसलिए रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। दिस इज द रीजन इलेक्शन कमीशन है गिव टू स्टार्ट स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रोसेस। एंड सेकेंडली जो हमारा राइट टू वोट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का कि 18 प्लस जो भी मेंबर्स हैं वो सब वोट कर सकते हैं, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो भी एलिजिबल वोटर्स रहेंगे वो 18 प्लस होने चाहिए। अब मेन एक इशू है व्हाट्स एट स्टेक। तो एक चीज समझिए, अगर इंक्लूजन में एरर होता है कि लिस्ट प्रिपेयर करी एंड इंक्लूजन में एरर हो गए तो इललेजिटिमेट वोटर्स भी रजिस्टर हो सकते हैं। फर्स्ट इशू ये है। सेकंड इशू एक्सक्लूजन में इनकेस अगर एरर होता है तो कोई वैलिड वोटर का राइट साइलेंस किया जा सकता है। तो इन दो इश्यूज को इलेक्शन कमीशन को ध्यान में रख के ही अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी रहेगी कि इंक्लूजन एरर भी ना हो प्रोसेस में एंड एक्सक्लूजन एरर्स भी ना हो इस प्रोसेस में। एंड एक कोड प्रोवाइड किया है, अ सिंगल रॉन्गफुल एक्सक्लूजन इक्वल्स अ डेमोक्रेटिक इनजस्टिस, प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है, चलिए अब हम लास्टली समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट केस में केस फाइल किया गया है। तो लीगल चैलेंज क्या आ रहे हैं अपेक्स कोर्ट में? काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसे चैलेंज किया है, मेजरली आरजेडी के मनोज झा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसके अलावा एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है, उनने भी इसे चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। थर्डली पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने चैलेंज किया है एंड एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव एंड टीएमसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोहित्रा ने भी इसे चैलेंज किया है। तो ये कुछ मेजर पिटिशनर्स के नाम हैं जिनने इस प्रोसेस को अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो की आर्ग्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड किए गए हैं पिटिशनर्स के द्वारा हम वो समझते हैं कि मेजर आर्ग्यूमेंट है कि इम्पॉसिबल टाइमलाइन की 30 डेज में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसको लेके चैलेंज किया गया है कि टाइम लिमिट एक्सटेंड करनी चाहिए। एंड इसी के काउंटर आर्ग्यूमेंट में अभी इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि जो 31 डेज की टाइम लिमिट है उसमें कोई अगर अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता है तो वो एक सेकेंड विंडो भी प्रोवाइड करेंगे, उस टाइम पे लोग अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में उनका नाम आ जाएगा। ये तो प्रेजेंट इश्यू है अभी। एंड सेकेंडली रेस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड, इन लोगों का सेकेंड आर्ग्यूमेंट पिटिशनर का ये है कि उन्हें लिमिटेड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को ही एक्सेप्ट करने के लिए वैलिड प्रूफ मांगा गया है, जो कि रहेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर एंड लैंड अलॉटमेंट पेपर्स एंड लास्टली राशन कार्ड्स। यही लिमिटेड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। बट क्वेश्चन है कि आधार को भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट मान लेना चाहिए इस प्रोसेस में। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या बोलेगा। तो इस केस की नेक्स्ट हियरिंग फर्स्ट हियरिंग होगी जुलाई 10, 2025 को, अगले 3-4 दिन में। तो फिर अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आती है हम इस इशू को डिटेल में समझेंगे, कोई फर्दर अपडेट्स आते हैं। थैंक यू सेशन में बने रहने के लिए। आई होप आपको ये सेशन डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।